कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। नमस्कार बच्चों, आज की प्रस्तुति कवि दुष्यंत कुमार की गजल है, जो कि उनके गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है। वैसे तो गजल अरबी साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है, परंतु इसका प्रयोग हिंदी में भी होने लगा है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार को जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत कुमार ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने अपने अलग अलग स्वतंत्र अर्थ देते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती है। गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जो आज हम लोग गजल पढ़ने वाले हैं वह एक खास मन स्थिति में लिखी गई है, ऐसा लगता है। राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पहले शेर में शायर ने उन नेताओं पर व्यंग किया है जो चुनाव के वक्त जनता को रंग बिरंगे लोक लुभावने सपने दिखाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही जनता से किए हुए वादे को भूल जाते हैं। उन्होंने वादा किया था कि हर घर में खुशियों के दीप जलाएंगे, पर आज़ादी के इतने साल बाद भी हर घर तो छोड़िए, वो एक शहर तक को खुशहाल नहीं बना पाए हैं। इस बात को कवि शेर में इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। दूसरे शेर में शायर कहते हैं कि पेड़ों की छाया में भी हमें धूप लग रही है, जबकि पेड़ों की छाया में हमें छांव मिलनी चाहिए। यानी जिन नेताओं को हमने अपने लोक कल्याण, सुरक्षा एवं विकास के लिए चुना था, आज वही हमारा शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे समाज में जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। वह इस समाज को छोड़ करके दूर जाने का आह्वान कर रहे हैं इस शेर में। तो चलिए सुनिए इस शेर को। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तीसरे शेर में कवि समाज के उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो हर परिस्थितियों में जीने के आदी होते हैं। उनके आसपास क्या हो रहा है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अभाव में भी जीवन जीने के आदी हो गए हैं। इन लोगों के बारे में कवि कहते हैं कि उनके पास यदि पहनने को कमीज भी नहीं है तो भी वो अपने पैरों को मोड़ करके अपने पेट को ढक लेते हैं, लेकिन शासक वर्ग के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाते। ऐसे ही लोग भ्रष्ट शासक वर्ग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो कि उनका विरोध नहीं करते हैं। इस बात को शेर में उन्होंने इस तरह से कहा है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। चौथे शेर में कवि कहते हैं कि अगर लोग वर्तमान परिस्थितियों को बदल नहीं सकते
या शासक वर्ग पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम सुंदर सपने तो देखने का अधिकार सबको है ही है। सबको देखना चाहिए सुंदर सपना, यानी इंसान को सपने अवश्य देखने चाहिए, भले वो पूरे हों या ना हो। शेर में इस प्रकार से कवि कहते हैं, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। पांचवें शेर में कवि कहते हैं कि गरीब व शोषित वर्ग को यह विश्वास हो गया है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन इन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन मेरे अंदर इन परिस्थितियों को बदलने की बेचैनी है। उनका मानना है कि अगर सब मिल करके भ्रष्ट शासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो परिस्थितियां अवश्य बदलेंगी। कवि उन लोगों पर व्यंग कर रहा है जो मान बैठे हैं कि परिस्थितियां नहीं बदल सकती। इस बात को कवि कहते हैं अपने शेर में, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। छठे शेर में कवि कहते हैं, जब भी कोई कवि, शायर या लेखक शासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है तो शासन वर्ग उस कवि के जुबान को बंद करने की कोशिश करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति पर रोक लगा देते हैं। सत्ताधारी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए मेरी जुबान बंद कर सकता है क्योंकि उनको अपनी सत्ता बनाए रखना है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि विरोधियों की आवाज़ को दबाया जाए। कवि का ये मानना है, कवि ने स्वयं स्वीकार किया है और इसको उन्होंने कहा है कि जैसे गज़ल की छंद यानी बहर के लिए सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासक को भी अपने खिलाफ उठ रहे आवाज़ को दबाना पड़ता है। इस बात को कहते हैं, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। लेकिन फिर भी कवि सच बोलने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, अपनी बात रखने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। अंतिम शेर में कवि ने गुलमोहर शब्द का प्रयोग किया है और गुलमोहर शब्द का प्रयोग स्वाभिमान या आत्मसम्मान के अर्थ में उन्होंने किया है। कहते हैं वो कि इंसान को अपने घर में पूरे आत्मसम्मान या स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, घर हो समाज हो, और अगर अपने घर से बाहर नहीं जाता है तो बाहर भी हमारी जान भले ही चली जाए परंतु आत्मसम्मान के लिए हमारी जान जानी चाहिए। अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मनुष्य को प्राण भी देना पड़े तो भी उसे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राण दे देना चाहिए। घर हो या बाहर, आत्मसम्मान के साथ ही मनुष्य को जीना चाहिए। इस बात को उन्होंने आत्मसम्मान के लिए गुलमोहर शब्द का प्रयोग किया है। शेर इस प्रकार है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। धन्यवाद।